हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा एक और अमेंडमेंट जो हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी में दो अमेंडमेंट हुए हैं। पहला अमेंडमेंट हुआ है जो है लीव सैलरी में, और दूसरा अमेंडमेंट हुआ है अकोमोडेशन में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन वाला में उसमें वैल्यूएशन के जो रूल्स है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं लीव सैलरी में। अगर आपको याद हो दोस्तों, लीव सैलरी जो थी, लीव सैलरी वो आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिलती है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिली तो हम कहते थे टैक्सेबल, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर वो मिली तुमको, अगर वो तुमको मिली मैं लीव सैलरी की बात कर रहा हूँ, अगर वो मिली तुमको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ए ड्यूरिंग द सर्विस एनी एम्प्लॉय टैक्सेबल ना, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो बोलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या है, एग्जेम्प्ट। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 1 2 3 4 विच एवर ब्लूवर हम किया करते थे, उसमें से पॉइंट नंबर 3 जो था वो क्या था, वो था 3 लाख। अब ये 3 लाख का लिमिट जो है वो चेंज हो गया है, वो हो गया है 25 लाख, बस बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 1 2 3 4 में से जो स्टैचुटरी लिमिट थी 3 लाख रुपीज की, वो हो गई है 25 लाख। बस इतना सा चेंज है। और ये चेंज जो है वो आईसीएआई ने अमेंडमेंट बुक में नहीं दिया है, बिकॉज वो ऑलरेडी आईसीएआई ने मॉड्यूल में कवर कर लिया था। तो इस वजह से उन लोगों ने ये जो अमेंडमेंट है वो अलग से नहीं दिया। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ठीक है, आईसीआई की समरी समरी चार्ट है, ये रहा। यहाँ पर आपको 25 लाख दिख रहा है। ये 25 लाख का जो लिमिट है वो ऑलरेडी मॉड्यूल में ही कवर कर दिया था इंस्टीट्यूट ने। तो वो अलग से उन्होंने नहीं रिप्रोड्यूस करा। ठीक है, तो एक तो ये मैं ये अमेंडमेंट बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो लोग नवंबर 23 में एग्जाम दे चुके थे और अब मई 24 में दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये अमेंडमेंट है लीव सैलरी वाला। ठीक है, अब दूसरा दूसरा अमेंडमेंट कौन सा है, तो दूसरा हुआ है अकोमोडेशन। अब अगर आपको याद हो, अकोमोडेशन जो था उसको परक्विजिट में हम लोग वैल्यू कैसे निकालते थे, तो आपको याद है परक्विजिट परक्विजिट क्या होता है, पर्सनल बेनिफिट। अगर मान लो कंपनी आपको घर रहने को दे रही है तो आपका क्या सेव हो गया, रेंट सेव हो गया, रेंट। वरना आपको भाड़ा देना पड़ता। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? आपका इनकम अकॉर्डिंगली कम हो जाता भाड़े के चक्कर में। बट कंपनी अगर आपको घर रहने को दे रही तो बोलो आपका रेंट जो सेव हो गया ना, दैट इज योर बेनिफिट, दैट इज अ परक्विजिट। अब सुनो, इस अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने का एक स्टेप है, तो देखना स्टेप क्या है। सबसे पहला वैल्यू निकालो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का। यहां पर कुछ अमेंडमेंट हुए। ठीक है, तो सबसे पहला अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू निकालो। उसके बाद उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू। अनफर्निश्ड प्लस फर्नीचर इक्वल टू फर्निश्ड अकोमोडेशन। और फिर ये ऐड करने के बाद फिर ये जो फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू मिली है उसमें से आप लेस करना, अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर करा गया है, रिकवर, तो लेस कर दो। ठीक है, मान लो यहाँ की इसकी वैल्यू आ रही है 5 लाख रुपए, 5 लाख, और एम्प्लॉय से 2 लाख रिकवर करे तो उसका तो नेट बेनिफिट 3 लाख हुआ, इस वजह से वो लेस कर। तो अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालो, इसकी अनफर्निश्ड की। विदाउट फर्नीचर तुमको घर दिया जा रहा है, तो आप चेक करो क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लाइसेंस फीस कैलकुलेट करके देती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनके लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि एक नॉमिनल सा रेंट होता है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट का रेंट है, नॉट मार्केट रेंट, उससे तो बहुत कम होता है। उसको ये लोग कहते हैं लाइसेंस फीस। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बोलो ये जो ग्रीन वाला है वो क्या होगा, लाइसेंस फीस। बट अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखो, अगर आपको याद हो आप ये रूल पढ़ चुके, भाई किसी को याद है ये रूल? ये देखो, आप चेक करते थे हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्या मालिक का खुद का घर है या वो खुद भाड़े पर लेकर आपको दे रहा है। अगर कंपनी का खुद का घर है तो आपको 2001 का उस सिटी का पॉपुलेशन सेंसस देखना है। पॉपुलेशन देखो उस सिटी का जिसमें तुमको घर दिया जा रहा है। मुझे मुंबई में अकोमोडेशन दिया जा रहा है तो मुंबई की पॉपुलेशन देखूंगा मैं, वो भी कब की, 2001 की। ये रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अगर उधर की पॉपुलेशन इतनी है, कितनी है, मोर देन 25 लाख, उसके बाद बोलो या तो फिर सेकंड कैटेगरी मोर देन 10 लाख बट अप टू 25, और तीसरा कैटेगरी अप टू 10। तो उस केस में परक्विजिट बोलो क्या लेनी है, रिस्पेक्टिवली 15 10 एंड 7.5% ऑफ द सैलरी। भाई याद आ रहा है ऐसा कुछ, 15 10 7.5% ऑफ द सैलरी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जैसे मैं मुंबई वाला, तो अगर कंपनी मुंबई में घर दे रहा है तो बोलो 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, बोलो वैल्यू क्या लेना था, 15% ऑफ द सैलरी, है ना।
अच्छा, अगर कंपनी कर भाड़े पर ले रही है तो यहाँ तीनों में से हाईएस्ट क्या था? तो 15, तो 15% ऑफ द सैलरी। ये देखो सेम वही कॉपी करा है। और बोलो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, वो आपका हो जाता परक्विजिट, ये आपने पढ़ा था। बस यहाँ हुआ है अमेंडमेंट। ये जो रूल था ना, ये रूल रहेगा अब अप टू 31 अगस्त। अप्रैल में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, प्रीवियस ईयर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीनों के लिए ये रूल है। फ्रॉम 1 सितंबर रूल चेंज हो गया है। सर कहाँ कहाँ चेंज आया? तो आई होप पहले तो आप ये बाय हार्ट कर लो, ये अच्छे से बाय हार्ट करना है। ये रूल अभी भी है यहाँ। अगर 12 महीने के लिए अकोमोडेशन दिया है तो अप्रैल टू अगस्त का आंसर आप ऐसे निकालोगे। लेकिन सितंबर टू मार्च आप ऐसे आंसर निकालोगे। अब बोलो पॉपुलेशन सिटी की देखनी है, लेकिन कब की? 2011 की। ठीक है, वापस सेम कहानी, ओन्ड और टेकन ऑन रेंट। बोलो 2011 की सिटी की पॉपुलेशन देखनी है। ठीक है, वहां 2001 था, यहाँ 2011 है। उसके बाद वहां पॉपुलेशन याद है आपको? मोर देन 25 लाख। पे दूसरा कैटेगरी क्या था? मोर देन 10 लाख बट अप टू 25। यहाँ देखो मोर देन 40 लाख, और सेकंड कैटेगरी मोर देन 15 बट अप टू 40, और नेक्स्ट बोलो अप टू 15। और वहां देखो 15, 10 और 7.5। तो ये जो सेकंड थर्ड है ना, वो ये अपना फर्स्ट सेकंड हो गया। 10 और 7.5, और लास्ट 5 समय 2.5% का गैप है। 10, 7.5 और 5%, और ये 10 इधर चला गया। भाई याद रहेगा। ठीक है, ये चेंजेस हुए हैं। देखो जो मैंने रेड से लिखा है और ये जो ग्रीन से हाईलाइट करा है वो सब चेंजेस है। एक तो जो मैंने रेड से लिखे हैं, रेड से ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, बस तो ये एक चेंज आया है। बोलो आपको ये याद रहेगा? अगर कंपनी अकोमोडेशन दे रही है पूरा साल तो अगस्त तक का आंसर ऐसे, और सितंबर से आंसर ऐसे निकालना। ठीक है, और ये तुमको मिल जाएगा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू। फिर तो बाकी कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर जैसे वो 10% ऑफ द कॉस्ट जो भी आप ऐड करते थे वैसे ही कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बोलो इतना याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, और सैलरी का मीनिंग क्या था यहाँ पर? तो उन सब में कोई चेंजेस नहीं है। सर सैलरी का मीनिंग हम क्या लेते थे? तो देखो सैलरी का मीनिंग आप लिया करते थे, ये देखो सब कुछ ऐड करना है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंसेस, वो भी कौन से? डीए इन टर्म्स है। बाकी सब अलावेंसेस एग्जामिशन के बाद, बोनस, कमीशन या अदर मॉनिटरी पेमेंट्स, इन सबको मैं शॉर्ट में बोलूं, डीए बोलना मत इन टर्म्स। तो आप शॉर्ट में मॉनिटरी सैलरी ले लो, मॉनिटरी सैलरी। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मॉनिटरी सैलरी ले लो, खाली डीए मत भूलना इन टर्म्स है। वो तो जो कि ऑलमोस्ट हर जगह डीए इन टर्म्स है। तो मॉनिटरी सैलरी ले लो। अच्छा, तीन चीजें इंपॉर्टेंट ये मत भूलना, तीन चीजें नहीं लेना है। ठीक है भाई, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग अकोमोडेशन का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये मत पूछो सर डिडक्शन लेस करने हैं क्या, डेफिनेटली ना। वो जो नीचे वाला था ना एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, वो सब नहीं करते बैठना है। ठीक है, आपको खाली सैलरी में ये सब चीजें ऐड करनी है, मॉनेटरी सैलरी। अब क्या क्या नहीं लेना है? तो देखो पहला, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मत लेना, रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, ग्रेचुइटी, लीव सैलरी। लीव सैलरी ग्रेचुइटी कौन सा? ड्यूरिंग द सर्विस वाला नहीं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस मिला, यस वो लेना है। ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द सर्विस वाला है, वो लेना है। ठीक है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो ग्रेचुइटी लीव सैलरी मिली वो नहीं लेना। कॉम्यूटेड पेंशन मत लेना, अनकॉम्यूटेड पेंशन आएगा। जो भाई ईयरली वाली इनकम है वो लेनी है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली वाली इनकम। आरसी जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे वो नहीं लेनी। तो एक क्या मत लेना? रिटायरमेंट बेनिफिट। दूसरा परक्विजिट, और तीसरा प्रोविडेंट फंड। पीएफ में क्या? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट मत लेना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन। ये तीन चीजें उन्होंने मना करी हैं, सैलरी का मीनिंग में आप कंसिडर मत करना। भाई इतना याद रहेगा तुमको? तो बोलो सैलरी मतलब मॉनेटरी पेमेंट्स लेना है, सैलरी, डीए इनकम लेना है, तीन चीजें मत लेना। एक तो बोलो क्या? प्रोविडेंट फंड, वो भी कौन सा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का। और इंटरेस्ट कौन सा वाला? दोनों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला दोनों। ठीक है। दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स मत लेना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो ग्रेचुइटी वो सब रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेंगे। और तीसरा क्या मत लेना? परक्विजिट, कोई भी परक्विजिट्स मत लेना। ये तीन चीजें मत लो, बाकी सब कंसिडर करो। वो सब तुम्हारा सैलरी बनेगा, और सैलरी लेना है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस समझ में आता है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर अर्लियर, भाई यहाँ पर बोलो अक्रूवल बेसिस पर कंसिडर करना है। भाई इतना याद रहेगा ये रूल? ठीक है, देख लो जरा ये। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ ये रहा।
Mr. C, a finance manager in ABC Limited. The company has provided him with a rent free unfurnished accommodation in Mumbai. He gives the following particular. अब बोलो ये सब इंफॉर्मेशन लिए क्वेश्चन पढ़ना फटाफट. ठीक है, बेसिक डीए बोनस. और इवन दो कंपनी अलॉटेड टू द हाउस टू हिम ऑन 1 अप्रैल 2023, ही ऑक्यूपाइड, उसने कब से ऑक्यूपाई किया है? 1 नवंबर से. तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने उसने ऑक्यूपाई किया है. 5 महीना. ठीक है, कब से कब तक? नवंबर 23 से मार्च 24 तक उसने ऑक्यूपाई किया है. तो आप क्या करोगे? नवंबर से लेके मार्च तक का सैलरी निकालो. नवंबर से मार्च का सैलरी देखो, ये रहा, इससे निकाला हो, है ना. नवंबर 23 से 6,000 रुपया, ये रहा 6,000 इंटू 5 महीना. उसके बाद 2,000 इन टर्म्स लेना है, 2,000 का 30%, 600 रुपया इंटू 5 महीना. और उसके बाद 1,500 इंटू 5. ये तीन चीजें, बेसिक डीए बोनस. क्या बोनस भी आएगा भाई? सब कुछ आएगा, है ना. बोनस हर साल मिलता है. ठीक है, वो कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है. अब इसके बाद जो है, आप ये सबको ऐड करो तो आपको मिलेगा 40,500. लेकिन 15% नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि भाई पीरियड देखो, पीरियड नवंबर 23 से मार्च 24 तक है. नवंबर 23 से मार्च 24. अच्छा, और नवंबर 23 से मार्च 24 मतलब देखो अगस्त तक है, अगस्त के बाद है, सितंबर ऑनवर्ड्स है, नवंबर इधर आता है. बोलो किधर उसको घर दिया था? ये उसको घर दिया था कंपनी ने मुंबई में. तो बोलो मुंबई मतलब पॉपुलेशन, बोलो पूछो ही मत तुम. बोलो क्या रूल लेना है? मोर देन 40 लाख, 10% ऑफ द सैलरी. तो ये जो मॉड्यूल है यहाँ पर आंसर अब हो जाएगा 10% आफ्टर द अमेंडमेंट. और अपना आंसर आएगा 4050. भाई कुछ समझा तुमको? अंडरस्टूड? आप करेक्शन कर लेना, यहाँ आंसर आ जाएगा 4050. ठीक है, ये 15 नहीं 10% हो जाएगा. अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो ये नहीं होता. ठीक है, अलॉट किया था एंड अलॉटेड द हाउस टू हिम एंड ही ऑक्यूपाइड ऑन द सेम डेट. एंड ऑक्यूपाइड ऑन द सेम डेट, पूरा 12 महीना ऑक्यूपाई किया है, 12 महीना. अगर 12 महीना ऑक्यूपाई किया तो आप क्या करोगे? अप्रैल टू सितंबर, सॉरी अप्रैल टू अगस्त, अप्रैल टू अगस्त तक का सैलरी निकालो. एंड उसके बाद सितंबर टू मार्च. ठीक है, अप्रैल टू अगस्त. बोलो किधर वाला है? वो मुंबई वाला है, मुंबई. तो मुंबई के लिए रेट बोलो क्या थी? अप्रैल टू अगस्त, अप्रैल मई, ये अगस्त किधर से है मालूम है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना. बोलो मुंबई इधर आएगा, 15% ऑफ द सैलरी. हाँ, अगर एम्प्लॉयर खुद भाड़े पर ले रहा है तो यही रूल है. ठीक है, बट ऐसा केस है नहीं. 15% ऑफ द सैलरी. और उसके बाद बोलो सितंबर से 10%. तो आप क्या करोगे? 15% और यहाँ पर 10%. और ये दोनों को ऐड करो, तुम्हारा टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगा. भाई क्लियर है तुमको ये? ठीक है. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन आईसीएआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड आई होप आप सबको ये रूल याद रहेंगे. अब देखो, ये जो था ना, ये हमने पढ़ा था रेगुलर लेक्चर में. यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइसेंस फीस. अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर ये जो ना ये चेंज हो गया, ये सब. ठीक है, बाकी होटल वाला जो है, होटल वाला, इन सब में भी कोई चेंज नहीं है. यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है. खाली चेंजेस किधर हुए हैं सर? तो वो हुए हैं इधर, ये देखो. भाई अंडरस्टूड? और इसमें रूल अब ऐसा हो गया, अप टू 31 अगस्त एंड फ्रॉम 1 सितंबर. आई होप तुमको याद रहेगी ये प्रोविजन. ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? और ये देखो, आप अनफर्निश्ड का वैल्यू निकालो, अनफर्निश्ड. फिर फर्नीचर ऐड करना, वही 10% ऑफ द कॉस्ट. और एक्चुअल रेंट, हायर चार्जेस ऑफ द फर्नीचर. ठीक है भाई, विच एवर लोअर नहीं है, अगर वो कंपनी का खुद का है या फिर कंपनी भाड़े पर फर्नीचर ले रही है. और फिर फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलेगा माइनस रेंट रिकवर्ड. तो ये तुम्हारा टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा. आई होप तुमको अब ये रूल समझ में आया होगा. कौन सा वाला? ये वाला देखो. ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो चेक करो, पूरा साल है, अगस्त तक है, कब वो अकोमोडेशन दे रहा है. अकॉर्डिंगली तुमको रूल चेक करने पड़ेंगे. आई होप तुमको ये क्लियर है. देखो, अगर ऐसा दिया एग्जाम में ऐसा दिया है कि अगस्त तक जो है ना, अगस्त तक कंपनी का घर भाड़े पर था, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा. ठीक है. एंड फिर सितंबर ऑनवर्ड्स कंपनी ने खुद ने घर खरीद लिया मुंबई में, तो ये, तो वो प्लस ये, ऐसा आंसर आएगा. भाई तुमको समझा ये? और मुझे ऐसा लग रहा है शायद इंस्टीट्यूट इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे. और देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो आईसीआई ना ऐसा क्वेश्चन भी डाल सकती है. आपको याद है वो पीछे एक्सरसाइज में एक एचआरए का क्वेश्चन था,
मैं दिक्कत हम लोग को तुमको। हम्म, कहाँ गया? हाँ ये देखो, ये मोहित वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन क्यों? तो यहाँ पर देखो करना क्या है, तो तुमको करना तो रूल इतना ही है खाली, तुमको ये रूल्स अप्लाई करने हैं, ये रूल्स है ना। लेकिन अब होगा क्या मालूम है, क्वेश्चन में सैलरी चेंज हो रही है, सैलरी, ये जो सैलरी है ना, सैलरी का अमाउंट चेंज हो रहा है, सैलरी का अमाउंट। तो आप अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चन ऐसा को दिया जा सकता है, ये तो एचआरए का क्वेश्चन है, पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कुछ कि उसका सैलरी जो है वो चेंज हो गया, विच वॉज इंक्रीज अप टू ₹7,000 फ्रॉम 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से चेंज हो गया, तो आप क्या करोगे, अप्रैल टू मार्च, ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है। अब अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, डीए था, द कंपनी गिव्स एन एचआरए एंड विच वाज इंक्रीज विथ फ्रॉम, जो जो चेंजेस होते जाते हैं ना, जो जो चेंजेस अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ करते जाओ। तो देखो यहाँ पर पहला तो चेंज हो रहा है 1 जनवरी से, तो अप्रैल टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च, है ना, जनवरी फरवरी मार्च। ही ऑल्सो गॉट इंक्रीमेंट इन द बेसिक सैलरी, उसको बेसिक सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिला। कब से? फ्रॉम 1 फरवरी। तो इसका मतलब देखो, जनवरी अलग हो गया, वापस फेब से कुछ चेंज हो रहा है, फेब मार्च। उसके बाद, इसके बाद देखो आगे, उसका रेंट पेड, मैं तो एचआरए का बोल रहा हूँ फिलहाल, अप्रैल में, तो अप्रैल में का जो है वापस अलग, अप्रैल और मई। उसके बाद जून टू अक्टूबर, तो दिसंबर इधर है, तो बोलो जून टू अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, है ना। और फिर देखो नवंबर टू मार्च, तो नवंबर टू मार्च जो है, नवंबर टू मार्च तो एक ही कैटेगरी है ये पूरा। तो इन शॉर्ट देखो तुम्हारा यहाँ जो है ये आंसर ऐसा आएगा, अप्रैल, मई, फिर जून टू अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी और फरवरी मार्च, 5 कैटेगरी में आंसर आएगा, देख लो आप। अप्रैल में, जून टू अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। और ये देखो सॉल्यूशन, ये देखो अप्रैल में, जून टू अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी और फरवरी मार्च। अंडरस्टूड। और फिर आपको है ना, ये जो बेसिक सैलरी है, फिर ये डीए है, जो भी है ये सब चेंज हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली बोलो तुम्हारा सैलरी आ जाएगा, सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। फिर उसका आप क्या करोगे, अगर ये वाला क्वेश्चन है अकोमोडेशन वाला, तो आप उसका फिर 10%, 15% जो भी रूल है वो अप्लाई करते बैठो, और अकॉर्डिंगली बोलो तुम्हारा अकोमोडेशन का अमाउंट आ जाएगा। अंडरस्टूड। मेरा क्वेश्चन ये सब नहीं था, मेरा क्वेश्चन खाली ये मंथ वाला था, मंथ वाला, ये मंथ का बाइफर्केशन कैसे करो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस तो ये वाला जो था, ये था हमारा अकोमोडेशन वाला। आई होप आपको ये अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इस पर क्वेश्चन आना तो चाहिए वैल्यूएशन पर, बट जैसा मैंने आपको एचआरए का क्वेश्चन दिखाया, मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।